जो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं आप लोग को तो आज जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का उसका पूरा रिवीजन होगा एक क्लास में। आप एक क्लास देखेंगे, अगर आपको रिवीजन करना तो आप पूरा रिवीजन एक क्लास में कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि पहला चैप्टर था आप लोगों का, उसमें मैंने बताया था सूचना और संप्रेषण तकनीकी। तो पहला आपका टॉपिक क्या था? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। जो पहला चैप्टर है पूरा का पूरा इसी में जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि इसका मीन्स क्या होता है सूचना संप्रेषण तकनीकी का। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी, अगर मैं इसको आधा सूचना को लूँ और फिर बाद में संप्रेषण तकनीकी को लूँ, सूचना और संप्रेषण तकनीकी। तो देखिए, जो सूचना होती है, तो सूचना क्या है, जैसे सब लोग को पता होगा सूचना क्या चीज़ है, मतलब सबको पता है। पर अगर कहा जाए कि उसकी डिफिनीसन बता दो या उसको अपने शब्दों में बता दो तो बताना थोड़ी मुश्किल लगता है। ठीक है, तो सूचना उसे कहते हैं, सूचना इसको दूसरे शब्दों में हम जानकारी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जानकारी। ठीक है, तो सूचना को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? जानकारी। अब जानकारी कह सकते हैं, तो जानकारी कैसी? जानकारी ऐसी होती है कि जैसे कोई समाचार है। क्या है? समाचार। समाचार कैसे? कि जैसे किसी की डेथ हो गई, क्या कहीं कोई हादसा हो गया, या किसी को कोई अवार्ड मिला, तो ये सब क्या है? समाचार हैं। ठीक है, तो समाचार आप लोग को समझ में आ गए। तो हम किसके माध्यम से देंगे? हमें बताना है संप्रेषण तकनीकी। तो जो हम समाचार देंगे, या तो हम समाचार देंगे मोबाइल के थ्रू, ठीक, या तो हम देंगे किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू, ईमेल जीमेल कुछ भी करे, या हम टेक्स्ट के माध्यम से देंगे। ठीक, मोबाइल में दिया, बता कर दिया, ईमेल किया, टेक्स्ट किया, कुछ भी किया, या हमने क्या लिखा? हमने लेटर लिख दिया। ठीक है, जैसे पहले टाइम पे लेटर चलता था, जब कोई युद्ध हुआ करते थे राजाओं में, तो क्या करते थे? पत्र आया करते थे कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, या तो क्या भेजे जाते थे? दूत भेजे जाते थे। तो ये सब तब का काम था। आज क्या है? आज हमारे पास तकनीकी है। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी है। तो ये सब क्या है? ये सब किसके अंदर आती है? टेक्नोलॉजी के। लेटर बस टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आती, बाकी ये तीनों चीज़ें किसके अंदर आती है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से आती हैं। तो सूचना आपको समझ में आ गए कि जब हम किसी चीज़ को, अपने विचारों को, अपने तथ्य को किसी के माध्यम से बताते हैं। हमने समाचार बताया, या अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, हमने अपना आइडिया सोशल मीडिया में डाल दिया कि आइए मेरे पास एक आइडिया है, अगर कोई इस आइडिया को ऐसे पकाना चाहे या इस मेरे आइडिया में कोई साथ देना चाहे तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, या मेरे पास ये स्किल है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे कुछ भी चीज़ें होती हैं, या कोई तथ्य है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें शेयर करना है तो हम किस में करते हैं? हम सोशल मीडिया में करते हैं। ठीक है, हमने कोई भी समाचार हमारे पास आया, हमने ग्रुप में भेजा, ग्रुप से एक साथ सभी लोगों को पहुंच गया। तो ये सब किसके कारण हो पा रहा है? तकनीकी की वजह से। अगर हमारे पास तकनीकी है तो हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारे पास ये सब चीज़ें की सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सूचना क्या है। सूचना मतलब जानकारी जो हम किसी के माध्यम से पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सूचना। दूसरा क्या हो गया? संप्रेषण। संप्रेषण तकनीकी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो जो संप्रेषण तकनीकी है, तो ये क्या है? एक ऐसी तकनीकी, कैसी? एक ऐसी तकनीकी जिनके माध्यम से हम एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति तक अपने समाचार पहुंचा सकते हैं। तो क्या होता है, संप्रेषण तकनीकी एक ऐसी तकनीकी जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपना समाचार हम पहुंचा सकते हैं, उसे कहते हैं संप्रेषण तकनीकी। संप्रेषण तकनीकी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का क्या है, ये जरिया है। ठीक है, तो उस जरिए को क्या हम कहते हैं, उसी को हम संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को सूचना समझ में आ गई, संप्रेषण तकनीकी समझ में आ गया। संप्रेषण तकनीकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक समाचार पहुंचाने की क्रिया को हम संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। या उस क्रिया में जो जो चीज़ें यूज की जाती हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, फ़ोन, जो जो चीज़ें यूज की जाती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, वो सब संप्रेषण तकनीकी के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं संप्रेषण तकनीकी हो गया। अब संप्रेषण तकनीकी का फुल फॉर्म आता है। तो संप्रेषण तकनीकी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, ICF। क्या इसको शॉर्टकट में कहते हैं, ICF। इसको शॉर्टकट में कहा गया। जब ICF कहा गया तो ICF का फुल फॉर्म भी होगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्या है, ICF का फुल फॉर्म रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये है इसका पूरा फुल फॉर्म। तो अगर आप लोग को संप्रेषण तकनीकी कहने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा शॉर्टकट में ICF बोल सकते हैं। तो ये था ICF का पूरा फुल फॉर्म। अब इसके आगे आते हैं, अगर इसमें डिफिनीसन कह दी गई कि संप्रेषण तकनीकी क्या है, तो ये सब चीज़ें लिखें। अगर आप वे चीज़ें भी लिख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, बट अगर थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इसको लिखेंगे अगर आपके पास ही, क्योंकि ये 100% श्योर एक क्वेश्चन तो इससे आता ही है, या तो वेरी शॉर्ट में आएगा या तो शॉर्ट में आएगा। सूचना संप्रेषण तकनीकी, ये है इम्पोर्टेंट आपका। ठीक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। अगर ये आपके पास आए सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, तो इसको हम लिखेंगे पहले, इसको हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, ICF। क्या कहेंगे इसको, शॉर्टकट में ICF कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे, देखिए अगर आप ICF लिखेंगे तो लाइन, इतनी सी लाइन में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में कवर हो जाएगा। अगर आप सूचना संप्रेषण तकनीकी पूरा वर्ड लिखेंगे, एक लाइन आपकी कवर हो गई। तो ये छोटी छोटी सी चालाकियाँ होती हैं लाइन को कवर करने के लिए, क्योंकि जब चेकर पढ़ेगा तो ये भी देखेगा ना, उसमें कहते हैं ना कि 150 वर्ड होने चाहिए या 20 वर्ड में पूरा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ वर्ड भी, क्योंकि हमें तो सिर्फ पता है इतनी सी चीज़ और हमें वो लाइन भी कवर करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इतना बड़ा सूचना और संप्रेषण तकनीकी लिखेंगे। जब हमने इतना बड़ा लिख दिया, हमारी एक लाइन कवर। ठीक, उसमें बचेगी थोड़ी बहुत लाइन जिसमें छोटे मोटे शब्द लिख के कवर हो जानी है। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में क्या कहा गया, ICF कहेंगे। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से आशय क्या है, आशय ये आप लिख सकते हैं, मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने में जिन
चीज़ों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ICF कहते हैं, मीन्स सूचना संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? ICI कहेंगे। सूचना संप्रेषण का आशय क्या है? उससे है जो मानव कल्याण या आवश्यकताओं के लिए जो चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, या हम जिन चीज़ों का हम माध्यम बनाते हैं उनको इधर से उधर चीज़ों को पहुंचाने में, उसे सूचना संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि अब ये फर्स्ट क्लास आप लोग की लास्ट क्लास है, क्योंकि अब इसके बाद आप लोग का रिवीजन नहीं होने वाला है। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को किस टॉपिक में, कहाँ पे और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर साल आता ही है। ठीक है, तो ये आप लोग को करना ही है। ये थी सूचना संप्रेषण तकनीकी। अब इसमें आता है इसके लाभ। क्या आता है? लाभ। अगर उसने लाभ लिखा, उसने क्या लिखा? उपयोगिता लिखा, या उसने महत्व लिखा, या तो उसने आवश्यकता लिखी, कुछ भी लिख सकता है वे। अगर उसने कुछ ऐसे वर्ड लिखे तो उन सब का आंसर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, उसके लिए अलग अलग आंसर नहीं लिखना, सेम लिखना। तो इसके लिए संप्रेषण तकनीकी के क्या लाभ हैं, आप लोग को लाभ बताना है। सबसे पहली लाइन जो कॉमन होती है वो क्या होती है? निम्नलिखित है। ठीक है, ये तो सबको, क्योंकि जो बच्चा डीएलएड कर रहा है उसको इतना अनुभव तो हो ही चुका होता है ना कि हमें लाइन कैसे भरनी है। ठीक है, पहली लाइन इसमें भर दिया गया कि सूचना संप्रेषण तकनीकी के लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित हो गए। पहले इसमें हेडिंग आ गई शिक्षा। अगर सबसे ज़्यादा आज के समय आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ, तो किसके माध्यम से है? सिर्फ ICF के माध्यम से। अगर हमारे पास ICF नहीं होता, सूचना संप्रेषण तकनीकी ही नहीं होती, हमारे पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो आप कैसे घर पे पढ़ पाते? वही सेम चीज़ करनी पड़ती। हम कॉलेज जाते, और जिन लोगों का कॉलेज प्राइवेट है वहाँ क्लासें लगती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ते। और बुक की लैंग्वेज इतनी टफ है कि वो समझ में आती नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले आपने क्या पढ़ा? शिक्षा का आपको महत्व पता चला। शिक्षा में आप लोग को आराम से बना के दे देना है कि शिक्षा से आप लोग को क्या ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं, ऑनलाइन बुक ले सकते हैं, जिस टीचर से आपका मन हो उस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिससे मन नहीं है नहीं पढ़ रहे। कोई अगर एक वर्ड आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, आपने उसकी तुरंत डिक्शनरी में डाला, उसका मीन्स खोजा कि क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें पता चल जानी। ठीक है, ये हुई शिक्षा के। दूसरा, व्यवसाय में। व्यवसाय में कैसे कि आजकल जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से? सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, थर्ड इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा थर्ड चिकित्सा। अब चिकित्सा कैसे? जो आजकल ऑनलाइन दवाएं खरीद रहे हैं, जो आजकल ऑनलाइन पर्चे लगाने हैं, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, आपका पर्चा वहाँ लग गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लोग ले रहे हैं। अगर डॉक्टर से कुछ परामर्श लेना है या डॉक्टर से बात करनी है, आपने ऑनलाइन वीडियो कॉल की, डायरेक्ट बात कर ली, तो किसकी वजह से है? सिर्फ ICF की वजह से। चौथा आप क्या लिख सकते हैं? शिक्षा भी हो गए, चिकित्सा भी हो गए, और चौथा है व्यक्तिगत जीवन में। किसमें? व्यक्तिगत जीवन में। अब पर्सनल लाइफ में कैसे आपका ये है? पर्सनल लाइफ में हम क्या नहीं करते? हम पर्सनल लाइफ में फ़ोन में बात करते हैं। पर्सनल लाइफ में हम किसी को मैसेज करना होता है, हमें पढ़ना होता है। पर्सनल लाइफ में तो सब कुछ आ जाता है, शिक्षा भी आ गया, व्यवसाय भी आ गया, चिकित्सा भी आ गया, या हमें कुछ चीज़ सरकार ने क्या नई योजनाएं चालू की हमें नहीं पता चल पा रहा, तो हमने गूगल पे सर्च किया या यूट्यूब पे हमने देखा और हमें पता चल गया। रोज़ की न्यू अपडेट, देश दुनिया समाचार में क्या क्या हो रहा है, वो सब हमें किसके थ्रू पता चलता है? सिर्फ ICF की वजह से। नहीं तो घर में बैठे हुए विदेश में क्या चीज़ें हो रही हैं हमें नहीं पता चलेगा। हम मनोरंजन कर रहे हैं, किसकी वजह से? सिर्फ ICF की वजह से। तो ये थी इसकी उपयोगिता, लाभ, महत्व और आवश्यकता। इसमें 4 हेडिंग लिखनी है। 4 हेडिंग में आपका आराम से 2 पेज भर जाना है, इससे ज़्यादा लिखना नहीं होता DLED में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लाभ। अब इसके आगे क्या आते हैं? इसकी उपयोगिता में। सूचना एवं संप्रेषण
प्रौद्योगिकी की गीता क्या करनी है, उपयोगिता इसकी बतानी है। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है सूचना संप्रेषण तकनीकी का। चाहो तो आप सेम चीज़ें इसी में लिख सकते हैं, पर जो लोग नहीं चाहते कि हम नहीं लिख सकते तो देखिए पहले तो सेम आप लोग को लिख देना है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, क्योंकि इससे ऑनलाइन आप क्लासें ले पा रहे हैं, अन्य टूल्स भी इसके यूज कर पा रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, सिर्फ किसकी वजह से, ICF की वजह से। व्यवसाय के क्षेत्र में, ठीक है, सरकारी कार्यों में, जो सरकार के कार्य होते हैं हमें नहीं पता चल पा रहा तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, या कुछ भी फॉर्म होता है वो हम ऑनलाइन ही आजकल भर पा रहे हैं। नहीं तो पहले हम पोस्ट ऑफिस में जाते थे, पोस्ट ऑफिस में भरते थे, फिर उसको कुरियर करते थे। अब आज के समय क्या है, हमने ऑनलाइन हर एक चीज़ का फॉर्म हम क्या करते हैं, ऑनलाइन भरते हैं। ठीक है, तो इससे हमें धक्के नहीं खाने पड़ते, हमने आराम से घर में फॉर्म भरा, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, ऐसी कुछ और इसमें आप व्यवसाय में भी जोड़ सकते हैं, चाहे शिक्षा में हो गया, सरकार में होगा और व्यक्तिगत लाइफ में हो गया। ठीक है, चिकित्सा में कुछ भी आप इसमें हेडिंग बना सकते हैं। तो ये अगर आप ऊपर वाली सेम हेडिंग नीचे लिख देंगे तो कोई गलत नहीं कहेगा, और अगर कुछ न्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें न्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सूचना संप्रेषण तकनीकी की उपयोगिता। अब इसके आगे आते हैं ICF का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रमुख लाभ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बताना है क्या प्रमुख लाभ हैं। ठीक है, तो इसमें पहला लिख देना है आप लोग को ICF के माध्यम से शिक्षक बच्चों को चित्र के माध्यम से अच्छा समझा पा रहा है। चित्र के माध्यम से कैसे, कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन लोग को समझ में नहीं आता कि डॉग क्या होता है, डॉग नहीं उन्होंने देखा, अगर आपने उसको फ़ोटो डॉग की दिखा दी तो वो समझ जाएगा कि हमारे गली में घूमता रहता है, जो हमारी गली में घूमता है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको डॉग कहते हैं। उसके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक, अगर आप हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही और अगर आपको वो चीज़ें फिगर से दिखाई गई तो आपको समझ में आ जाता है कि इसको ये चीज़ कहते हैं, अगर इससे ऐसी एक्टिविटी की जाए तो इसका रिजल्ट ये निकलता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब कुछ चीज़ें देखने से समझ में आती हैं। तो अगर बच्चों को समझाने में क्या आसान होगा, ICF की वजह से स्मार्ट बोर्ड में चीज़ों को दिखा दी जाती हैं जिससे बच्चा आसानी से समझ जाता है। ठीक है, ICF के माध्यम से बच्चे अब एक्टिव होने लगे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अब बच्चों को चीज़ें समझ में आती हैं, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट लगता है। जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट लगता है तो उसमें बच्चे पक्का एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आजकल जो शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा पद्धति आ गई है, तो वो खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती हैं। इससे बच्चा अब एक्टिव होने लगा है। ICF के माध्यम से किताबें घर पर आने
लगी हैं और हम ऑनलाइन क्लासें करने लगे हैं। ठीक है, तो आईसीएफ की वजह से क्या करने लगे हैं, आप ऑनलाइन क्लासें करने लगे हैं, ऑनलाइन किताबें ऑर्डर कर देते हैं, किताबें आपके घर पे आ जाती हैं। अब आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपने पीडीएफ लिया, पीडीएफ को प्रिंट कराया, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब क्या है, टाइम की बचत होती है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से है, आईसीएफ की वजह से। आईसीएफ की वजह से ये सब चीज़ें हो पा रही हैं। अब इसके बाद ये थी आपकी पूरी आईसीएफ की जर्नी। अब इसके आगे हम उपयोगी साधन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोगी साधन कौन कौन से हैं। ठीक, तो उसमें आप लोग को ये बताना है कि सूचना और संप्रेषण तकनीकी जो है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं। ठीक है, पहली कॉमन लाइन जो कि क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, ये हो गई आप लोग की कॉमन लाइन। इस सूचना और संप्रेषण तकनीकी के साधन में जो कि सबसे पहली लाइन है वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसमें अगर आप हेडिंग पे अगर काम कर रहे हैं या हेडिंग से इस चीज़ को आंसर में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो किसकी है, पहले तो कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के साथ हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की। ठीक, इंटरनेट के बाद फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया। अगर ये दोनों चीज़ है आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी। दूसरा, आजकल पढ़ाई किस में हो रही है, टीवी में। जो दूरदर्शन चैनल आ रही है तो उसमें जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे इंडिया के, उन सब की क्लासें करवाई जाती है दूरदर्शन में। कि जो लोग इंटरनेट का कॉस्ट नहीं पे कर सकते, जो मोबाइल नहीं ले सकते, पर उनके घर में टीवी ज़रूर होगी या कहीं भी होगी, तो दूरदर्शन में फ्री क्लासें करवाई जाती है तो उससे लोग देख लेते हैं। ठीक है, और एक लिखना चाहें तो आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। अब ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ये प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है, प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक क्षेत्रों में कई व्यक्ति किसी समस्या तथा विषय पर एक दूसरे से संचार द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब जैसे कि एक ये सिटी होगा, एक ये सिटी हो गई। ठीक है, यहाँ कुछ लोग हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, इन दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, पर यहाँ किससे रिलेटेड हो गई समस्या, हमारी शिक्षा से रिलेटेड। यहाँ समस्या और यहाँ भी समस्या, तो इन दोनों समस्याओं पर ये यहाँ नहीं आ सकता, ये यहाँ नहीं आ सकता, तो किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे की अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ऐसी समस्याएं जब एक दूसरे से बात करनी होती है या समस्याओं को सॉल्व करनी होती है, तो जो कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंसिंग देखी है आप लोगों ने, तो जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इसी को टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रहा है कि क्या क्या उपयोगी साधन है, तो सबसे पहला है कंप्यूटर, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है दूरदर्शन और चौथा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। 4 हेडिंग आपके लिए बहुत है। कंप्यूटर में आप ले सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना पढ़ाई का कोई अस्तित्व नहीं है। जो लोग कॉलेज में जाके या स्कूल में जाके अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो घर में कंप्यूटर पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटर में पढ़ना है तो उसके लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए आप लोग की अभी तक में सूचना संप्रेषण तकनीकी।
यहाँ से सूचना संप्रेषण तकनीकी खत्म होता है। अब इसके आगे चलता है कंप्यूटर। अगला हमारा क्या टॉपिक है? कंप्यूटर। ठीक, अब कंप्यूटर में आते हैं। तो कंप्यूटर को मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में गणना। क्या कहते हैं? गणना। ठीक है, तो इसमें अगर डिफिनीसन लिखने को कहा जाए तो क्या लिखेंगे? कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें एक बार चलाने पर वह अपने आप चलता रहता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में गणना कहते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र है जिसको एक बार चलाने पर वो अपने आप चलता रहता है। तो कंप्यूटर में अगर हम कुछ चीज़ों का निर्देश दे देते हैं तो इसके बाद हमें बार बार उसमें नहीं हस्तक्षेप करना पड़ता और वो चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं। ठीक है, इसमें आगे ये भी लिख देना है कि बस उसे कुछ निर्देश देने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुछ हमें निर्देश देने पड़ते हैं, बाकी वो अपने आप चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के आगे क्या होगा? विशेषताएं। ठीक, अब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली हेडलाइन क्या है? निम्नलिखित है। अब कंप्यूटर जैसी चीज़ की विशेषताएं तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें से हम कुछ हेडिंग वाइज लिखेंगे, जिसमें पहली हेडिंग क्या हो गई? तीव्र गति। देखिए, अगर ये हेडिंग के अंदर का आप लोग को देखना है कि इसमें क्या लिखा है, जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा तो मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, तो उन वीडियो में जाकर देखें, क्योंकि एक क्लास में पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर पाना थोड़ी सी टास्क वाला काम होता है, जिसमें से आप लोग का ज़्यादा टाइम भी न लगे। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग की चीज़ें भी कवर हो जाएँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य है रिवीजन करवाना। जिन लोग को थोड़ी और प्रॉब्लम हो रही है तो वो पिछली क्लास से जाके देख लीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक लिखा हुआ है। मैं इसलिए थंबनेल में ऊपर टॉपिक लिख देती हूँ कि जिस चीज़ को ज़रूरत पड़े आप सिर्फ उसी वीडियो को देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले क्या होगा? तीव्र गति होती है। कंप्यूटर के बराबर गति किसकी होगी? हमने तुरंत एंटर किया, हमारे पास चीज़ें सामने आ गई। ठीक है, हमने कुछ यूट्यूब में सर्च किया, हमारे सामने तुरंत उसका वीडियो आ जाता है। गूगल में कुछ सर्च किया, उसका वीडियो आ गया। मैप खोला, मैप आ गया। तो इसकी स्पीड को हम कुछ नहीं कह सकते, वो डिपेंड होता है किसके? इंटरनेट के ऊपर। वहाँ एक कंप्यूटर में कोई कमी नहीं होती। इसमें क्या होता है? विशाल भंडारण। विशाल भंडारण से मतलब क्या है? कि विशाल भंडारण का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चाहो उतनी भी चीज़ें स्टोर कर सकते हो, और वो हर चीज़ स्टोर रहेगी, बस उसमें उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी आप जितना चाहो उतना ज़्यादा स्टोरेज इसमें कर सकते हो। अगर हम उसकी नॉलेज की बात करें तो नॉलेज उसके पास अथाह होता है, आप जितना भी चाहो उतना नॉलेज आप गेन कर सकते हो। विशाल भंडारण हो गए। तीसरी क्या है? स्मृति मीन्स याददाश्त। उसमें आप एक बार कोई चीज़ टाइप कर दो, या आपने देखा होगा मोबाइल में अगर उन वर्डों को आप कई बार टाइप कर रहे हैं, तो जब हम कीबोर्ड लेते हैं मोबाइल का तो उसमें हमें तुरंत ऊपर वो मीनिंग, वो वर्ड बार बार आता रहता है, हाईलाइट होने लगता है। इसलिए इसकी भी स्मृति बहुत तेज़ होती है। अगर जो चीज़ आप कंप्यूटर में एक बार डाल देंगे वो हमेशा फॉर एवर के लिए याद रहती हैं। ठीक है, तो स्मृति हो गई। चौथा हम कह सकते हैं विविधता। विविधता मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है कि इसमें कई पार्ट होते हैं, इसमें कई भाषाएं होती हैं। कंप्यूटर में हर एक भाषा आपको मिल जाएगी।
आप कोई चाहो तो आप कोई भी ग्राफ, कोई भी एनिमेशन, कोई भी चित्र, कुछ भी आप चाहो, हर चीज़, हर प्लेटफॉर्म, हर स्टेट, हर चीज़, हर देश विदेश, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलती है, इसलिए इसको विविधता कहते हैं। पांचवा इसमें क्या कह सकते हैं? शुद्धता। शुद्धता क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें प्योरिटी होती है। जो भी चीज़ होती है वो सॉलिड होती है। अगर हमने कोई कैलकुलेशन दिया उसको निर्देश में कि हमें इसका और इसका कैलकुलेशन चाहिए, तो उसका हमें तुरंत आंसर देता है, और जो उसका आंसर होता है वो सॉलिड होता है। बस आप क्या जो टाइप किया होगा, मतलब आपने जो नंबरिंग डाली होगी वो गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी वो श्योर उतना ही देता है। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर में क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें हो गई इसकी विशेषताएं। अब इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का अनुप्रयोग। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? अनुप्रयोग का मतलब होता है उपयोग। कंप्यूटर का आप किन किन चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उपयोग बताना है कि आप कंप्यूटर का किस किस चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम निम्नलिखित में उपयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसके बाद इसमें हेडिंग वाइज लिखेंगे। कंप्यूटर का अभी तक में हमने क्या पढ़ा है? इस शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कहाँ कर सकते हैं? मनोरंजन के क्षेत्र में। भाई मनोरंजन क्षेत्र में कोई मूवी आई, हमने अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगाया या मोबाइल में लगाया और हम देखने लगे, ठीक है। तीसरा क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसा है कि आप लोग को पता है कि हम उससे क्या कर सकते हैं, हम डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें उसके लक्षण नहीं पता चल रहे हैं कि इसमें क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसी दवा लेनी चाहिए, कैसी नहीं लेनी चाहिए, वो सब स्वास्थ्य संबंधी जितने भी आज के टाइम पे तो इतने ऐप चल रहे हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, आप उन ऐपों को डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अपनी चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो चुका। इसके बाद व्यवसाय के क्षेत्र में, आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो भी किसके, अगर कंप्यूटर है तो उसी के ज़रिए से हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। 4 पॉइंट आप लोग के लिए बहुत है। इन 4 पॉइंटों को आप लिख देंगे, उनमें आपने जो जो चाहे आप बना बना के ले सकते हैं, इतना पर्याप्त है आप लोग के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अभी तक तो हमने इस तरह पढ़ा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के प्रकार पढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर में, ओहो भाई साहब, आंकड़ों के आधार पे हो गया, और ये किस पे? ये आकार के आधार पे, ठीक है। ये किस पे? ये आंकड़ों के आधार पे हुआ, और ये किस पे हुआ? ये हुआ आंकड़ों के
और आकार के आधार पर। आंकड़े क्या कहते हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर हो सकते हैं। तो आंकड़े कहते हैं कि अगर हमारे अकॉर्डिंग देखो तो 3 प्रकार के कंप्यूटर हो सकते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक, इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 प्रकार के कंप्यूटर हो सकते हैं। अगर आकार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कैसे हो सकते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, तो आकार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 प्रकार के हो रहे हैं और आंकड़ों के आधार पे देखा जाए तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हो रहे हैं। ठीक, तो जब पहले हम आंकड़ों के आधार पे देख लेते हैं। तो आंकड़ों के आधार पे अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम एनालॉग को देखेंगे। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो एनालॉग कंप्यूटर में सीधा सीधा कहना है कि जिसके द्वारा हम भौतिक मात्राओं को मापते हैं। किसको, भौतिक मात्राओं को हम मापते हैं, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर एग्जांपल की बात करूं कि कौन कौन सी भौतिक चीज़ें नापी जाती हैं, तो पहले हो गया दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई, तापमान। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये सब एनालॉग कंप्यूटर में आती हैं। ठीक है, तो आज से आप लोग को समझ में आ गया कि ये जो भी दाब नापे जाते हैं, लंबाई चौड़ाई सब नापे जाते हैं, तो किस कंप्यूटर में नापे जाते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर में नापे जाते हैं। ठीक है, आज से आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। तो जैसा कि इसका नाम है डिजिटल कंप्यूटर, तो ये क्या करता है, ये अंकगणितीय समीकरण को हल करने या ग्राफ बनाने, बिल बनाने आदि में मदद करता है। ठीक है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, जो अंकगणितीय होती है, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, रूट, वर्गमूल, जो जो चीज़ें होती हैं वो सब अंकगणितीय होती हैं। और किसी का क्षेत्रफल निकालना है, किसी का आयत निकालना है, ये सब चीज़ें जो आप लोग अंकगणित में पढ़ते हैं, तो ये सब किस में आती है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर ये सब को सॉल्व कर देता है। आप उसमें देंगे, आपको बिल बनाना है, आपको इसका ग्राफ बनाना है, जो भी चीज़ करनी है वो आप डिजिटल में दे दीजिए, वो तुरंत उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का काम है, क्या काम है इसकी, सेवा करना। ठीक है, इसका काम है सेवा करना। अब ये सेवा किसकी करता है, ये सेवा करता है एनालॉग प्लस डिजिटल के। ठीक, हाइब्रिड क्या करता है, सेवा करता है किसकी, एनालॉग और डिजिटल। उसमें जो समस्याएं आती हैं या जो भी प्रॉब्लम आती है उन सबको सॉल्व करना, या जो भी उनमें दिक्कतें होती हैं वो कौन सॉल्व करता है, वो हाइब्रिड सॉल्व करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि इन कंप्यूटरों को सुविधाएं प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं प्रदान करता है हाइब्रिड। ठीक है, तो ये था आप लोगों का किसमें, आंकड़ों के आधार पर। अब आते हैं हम आकार के आधार पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, कि हार्डवेयर को हम, जो कंप्यूटर की भौतिक ऊर्जाएं होती हैं, भौतिक पुर्जे होते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक, तो हम इसमें क्या लिख देंगे,
कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख और छू सकते हैं। ठीक है। अब इसके प्रकार क्या होते हैं? तो इसके कितने होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बताइए? इसके 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? पहला क्या होता है? पहला होगा आउटपुट डिवाइस। दूसरा क्या होगा? इनपुट डिवाइस। ठीक है। जिसके कितने हुए? 2 प्रकार हुए, आउटपुट डिवाइस और इंटर डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक है। अब एक जो तीसरा आता है, इसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। वैसे नॉर्मली 2 होते हैं, पर आप इसको 3 ले सकते हैं। ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 3 कांड ले सकते हैं। ठीक, 3 प्रकार होते हैं, आउटपुट, इनपुट और स्टोरेज। ठीक। तो आउटपुट आप लोग को पता होगा, स्टोर, और इनपुट पता होगा। जिनको नहीं पता तो एक मैंने बेसिकली आउटपुट और इनपुट पे ही मैंने वीडियो बनाया है। उसमें मैंने फ़ोटो के ज़रिए से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। तो जिन लोग को और डिटेल से आउटपुट और इनपुट समझना है, जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो वे प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आते हैं इनपुट में, क्योंकि एक क्लास में समझा पाना थोड़ी मुश्किल होता है और उसमें मैंने डिटेल से समझाया है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र है। किसी नहीं, आप प्रणाली लिखना सीधा सीधा लिख दीजिए। किसी कंप्यूटर से जुड़ा एक ऐसा यंत्र जो प्रयोगकर्ता से कंप्यूटर तक सूचना ले जाए। ठीक है। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है। जैसे कि मैं क्या हूँ? मैं प्रयोग करता हूँ। ठीक है। और ये मेरा कंप्यूटर है। जो मैं बोल रही हूँ, मैं क्या हो गई? मैं प्रयोग करता हो गई। सामने मेरा क्या रखा हुआ? कंप्यूटर। तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ? कंप्यूटर को सूचना दे रही हूँ। मतलब कि ये जो मैं माउस हिला रही हूँ, ये जो आप लोग को दिख रहा है माउस हिलाना, जो माउस हिला हिला के मैं लिख रही हूँ, मैं ये कुछ सब कुछ कर रही हूँ, तो मैं क्या उसको दे रही हूँ? मैं उसको निर्देश दे रही हूँ और वो मेरे निर्देश से क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ जो हम निर्देश दें और वो कंप्यूटर के अंदर जाए, तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कर। इन मीन्स क्या होगा? अंदर जा रही है। ठीक है। अंदर पुट की जा रही हैं चीज़ें। तो जब अंदर पुट की जा रही हों चीज़ें, तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे सबसे पहला, तो क्या हो गया? माउस हो गया। दिखता बाहर है, ये कैसा है? ऐसा है, हार्डवेयर है जो हम इसको देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं। ठीक है। बट ये कहाँ काम कर रहा है? ये अंदर काम कर रहा है। तो माउस को जब हम बाहर से कोई काम करें और उस वो अंदर उसकी प्रतिक्रिया हो या अंदर उसका रिएक्शन हो, तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। माउस हो गया। दूसरा क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। अब कीबोर्ड क्या होता है? आपने बाहर टाइपिंग की, जब टाइपिंग आप बाहर कर रहे हैं, पर लिख कहाँ रहा है? वो कंप्यूटर के अंदर लिख रहा है।
तो जब हम बाहर टाइप करते हैं अंदर लिख रहा है तो क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। जैसे कि और एग्जाम्पल जैसे होते हैं, जैसे कि बॉल पेन, जैसे स्मार्ट बोर्ड में आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं वो लिखते हैं, लिख कहाँ रहे हैं, वो लिख रहे हैं बाहर, पर रिएक्शन कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है उसका। लाइट पेन हो गया, स्कैनर तो नहीं कह सकते, स्कैनर तो उसमें आएगा। तो इतने आप लोग के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसमें एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाइट पेन। लाइट पेन को हम बाहर लिखते हैं और वह अंदर होता है। जैसे कि पेन टैब हो गया, पेन टैब में हम क्या होता है, हम बाहर लिख रहे होते हैं और दिखता अंदर है, ठीक है। तो ये था इनपुट डिवाइस के। अब आते हैं आउटपुट में। ये क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, यह है कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है। इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर में डाले गए इनपुट डाटा का तो इसमें क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर में, कि कंप्यूटर द्वारा डाले गए इनपुट डाटा को, जैसे कि मैंने क्या किया, कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड से मैंने क्या किया, मैंने उसमें ऐसे ऐसे टाइप किया, ठीक है। टाइपिंग कहाँ दिखी, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर आप लोग को क्या दिखे, यहाँ वर्ड लिखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ अंदर वर्ड लिख के दिखे, तो ये क्या हो गए, ये प्रोसेस तो क्या हो गई, इनपुट हो गए। हमें क्या देखनी है, हमें आउटपुट। बगल में आपने स्कैनर रख लिया, ठीक है। अब इसमें स्कैन की बटन आपने दबाई, कहाँ से, पेज बाहर निकल कर आ गया। जो चीज़ बाहर निकल कर आउट होती है, मतलब आउट कर दी जाती है कंप्यूटर से, जो चीज़ें आउट कर दी जाए वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। ऐसे आप लोग को याद रखना है, जो चीज़ें आउट कर दी जाए वो आउटपुट हो गई, जो इन कर ली गई, अंदर रख ली गई, वो इनपुट हो गई, ठीक है। तो प्रिंटर द्वारा जब कागज़ बाहर हमारा निकल आया तो क्या हो गई, ये आउटपुट हो गई, ठीक। और जैसे कि मैंने एग्जांपल बताऊं कि ये मोबाइल है आप लोग का, मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, टैब कुछ भी ले लो। आपने यहाँ पे क्या किया, म्यूजिक प्ले किया, आपने म्यूजिक प्ले किया, और यहाँ आपने क्या किया, आपने यहाँ हेडफोन लगा लिया। तो ये गाना कहाँ आ रहा है, ये बाहर आ रहा है गाना। ये इसकी जगह आपने स्पीकर रख दिया, स्पीकर में क्या हो रहा है, गाना बाहर आ रहा है। जब चीज़ें कहाँ आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो क्या हो गई, आउटपुट हो गई, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि माइक्रोफोन, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, स्पीकर के बाद क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आप लोग के आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये आप लोग के क्या हो गए, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट हो गए जो आपने इसमें देखे थे। तो ये हो गए आउटपुट और इनपुट। स्टोरेज पूछा नहीं जाता तो इसलिए मैं स्टोरेज बताऊंगी नहीं, ठीक है। आप लोग के इसमें सिलेबस में क्या आता है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो ये इनपुट और आउटपुट हो चुका।
अब इसके आगे आते हैं हम CPU में। CPU क्या है, टॉपिक क्या है आपका, CPU। तो सबसे पहले CPU में आते हैं। तो CPU को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में, केंद्रीय संसाधन इकाई, इसको कहा गया ये। अगर मैं CPU के फुल फॉर्म की बात करूं, CPU के तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, इसको अंग्रेजी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्रीय संसाधन इकाई। तो CPU आप सब लोग को पता होता है कि कंप्यूटर के साथ होता है। तो अगर CPU के बारे में लिखने को अगर कह दिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, क्या है ये, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। ये क्या है, कंप्यूटर, यह कंप्यूटर क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना क्या है, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। और इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है इसका कि CPU को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन को आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि CPU किसका दिमाग है या कंप्यूटर का दिमाग क्या है। ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन रख देगा। ठीक है, तो इसमें आप ये सब बना बना के और जो चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसमें और लिख सकते हैं कि ये गढ़ने की प्रक्रिया आदि को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी इसके अंदर होती है। ये फाइलों को सेव करता है। भाई दिमाग है तो दिमाग तो सब कुछ करेगा ना। जैसे हमारा दिमाग है तो वो याददाश्त भी रखता है, वो चीज़ों को नंबर भी याद रखता है, कुछ कैलकुलेशन करना है तो दिमाग करता है। मतलब जो जो कंप्यूटर में आप काम करवाना सके तो क्या करेगा, वो CPU ही करेगा। तो ये था आप लोग का CPU को जैसे बता दिया कि इसको हिंदी में ये कहते हैं, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं, इसका दिमाग ये। CPU किसका दिमाग है, कंप्यूटर का दिमाग है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, CPU के बारे में। और CPU के बारे में बना बना के जो जो आप लिखना चाहो कि इसके बिना कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोग फिल्मी दुनिया में ऐसे कहते रहते हैं कि हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं हैं, तो सब एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके भी हम प्रकार में आ जाते हैं। तो इसके जो भाग कहें, प्रकार कहें, जो आप कहना चाहो, तो वे क्या हैं, 3 हैं। ठीक, पहला क्या है, CUC, जिसको क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक, दूसरा क्या है, ALU, जिसको क्या कहते हैं, अस्थेमेट्रिक लॉजिक यूनिट। देखिए ये सिर्फ एक, अगर आप याद कर सको तो याद कर लीजिए, नहीं याद कर सकते तो नहीं याद करिए, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं। दूसरा क्या है, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, ये वही वाला स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, वही वाला स्टोरेज डिवाइस है ये। तो ये क्या होगा, CUC, ALU और स्टोरेज डिवाइस।
ठीक है। तो ये थे कंप्यूटर यूनिट के पार्ट। अब हम आते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। तो ये हो गए आप लोग के इसके 3 पार्ट। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ और सिर्फ आएगा कि सीपीयू को और क्या कह सकते हैं, एएलयू को क्या कह सकते हैं। बाकी इससे कोई कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके आगे आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इनके अंदर सीपीयू को क्या लिखना है, एएलयू को क्या लिखना है। सिर्फ इसके सिर्फ पार्ट बस ले देना है, ठीक है। यहाँ तक ये कहानी हुई सीपीयू की। सीपीयू भी यहाँ से समाप्त। सीपीयू से अगर क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ यहीं तक आएंगे, इससे ज़्यादा सीपीयू में कुछ नहीं आने वाला। अब आते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी में। किस में? कंप्यूटर मेमोरी। ये जो कंप्यूटर मेमोरी है, पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आया है इससे। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या? मेमोरी क्या होती है? हमारे दिमाग में क्या होती है? मेमोरी हमारे होती है। कुछ अच्छी मेमोरी होती है, कुछ ख़राब मेमोरी होती है। जो हमारे साथ अच्छी मेमोरी होती है तो हम उन्हें बार बार याद करते हैं। ख़राब चीज़ें कोई नहीं याद करना चाहता, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी भी होती है। तो हमारी मेमोरी कहाँ हुई? हमारे दिमाग में। तो कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ होगी? कंप्यूटर के दिमाग में। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है भाई? ये हुआ मानव, ठीक है। मानव का ये हुआ दिमाग, जो ऐसा ऐसा दिमाग होता है, ठीक है। तो दिमाग के अंदर जो ये चीज़ें ऐसी ऐसी पड़ी हुई हैं, तो ये क्या हो गई? मेमोरी। तो अच्छी, जो कि क्या होती हैं? अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं, होती है ना ये। तो वैसे ही ये हुआ कंप्यूटर, ठीक है। ये हुआ कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। तो अब इस कंप्यूटर के ही दिमाग में क्या हो गई? मेमोरी हो गई। मेमोरी। तो जैसे हमारी अच्छी और बुरी मेमोरी होती हैं, वैसे इसके भी पार्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक, और दूसरा क्या बोलते हैं? द्वितीयक, ठीक है। हमारी अच्छी और बुरी होती हैं तो उसकी प्राथमिक और द्वितीय, मतलब पहली और दूसरी होती हैं, ठीक है। तो पहली और दूसरी कैसी होती हैं वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि ये आप लोग को पूरी की पूरी इसका डिफिनीसन और ये सब चीज़ें लिखनी है। डिफिनीसन इन द सेंस कि इसके बारे में लिखना है आप लोग को, क्योंकि वो क्वेश्चन आता ही है इससे। मेमोरी से हर साल एक क्वेश्चन आएगा, या तो मेमोरी पूछ लेगा, या तो प्राथमिक मेमोरी पूछेगा, या तो द्वितीयक मेमोरी पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि सीपीयू क्या हो गया, कंप्यूटर का दिमाग हो गया, और इसी के अंदर मेमोरी हो गई, ठीक है। तो मेमोरी में हम आ गए कि इसमें क्या लिखेंगे कि यह सीपीयू का क्या है? अभिन्न अंग है। तो देखिए, जब सीपीयू लिखा इतनी सी लाइन में पूरा हो गया। अगर हम इसी की जगह लिख देंगे केंद्रीय संसाधन इकाई। केंद्रीय संसाधन इकाई किसे कहते हैं? सीपीयू को हिंदी में बोलते हैं ना। तो अगर हम केंद्रीय संसाधन इकाई यहाँ पे ले देंगे तो गलत तो होगा नहीं, सही होगा। और जब चेकर देखेगा हमारी कापी तब उसको लगेगा कि बच्चे को आता है। भले ही आपने क्या लिखा? सीपीयू का भिन्न अंग। अगर आप केंद्रीय संसाधन इकाई लिख देंगे तो समझ जाएगा कि इसको आंसर आता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा कि आपका पेज भरेगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा? इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो वो अच्छी थिंकिंग से आपको गुड थिंकिंग से देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग केंद्रीय संसाधन इकाई लिख सकते हैं कि यह केंद्रीय संसाधन इकाई का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? यह
कंप्यूटर के किसी भी निर्देश, सूचना व परिणाम को संचित करने का क्या करता है? संचित करने का काम करता है। संचित करना मतलब इकट्ठा करना। तो ये सब जो हम निर्देश देते हैं, जो उसका रिजल्ट निकलता है, तो ये सब को क्या करता है? संचित करने का मतलब इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, तो इस सब काम को क्या कहते हैं? इसी यंत्र को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं? मैंने जैसे कि अभी बताया था आप लोग को, प्राथमिक, दूसरा, द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया। अब इसके बाद जो प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी में क्या होता है कि यह कंप्यूटर में पहले से लगी हुई आती है। जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो जब कंप्यूटर लिया गया तो उसमें हम चेक करते हैं कि इसमें कितना रैम है, कितना रोम है, कितना स्टोरेज है। ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हमें बाद में तो डलवानी नहीं होती है, पहले से लगी लगाई आती हैं। जब पहले से लगी लगाई आती हैं तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी चीज़ें आप लेते हैं तो उसमें आप पहले से सबसे चेक करते हैं। इसको कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। और इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको जैसे क्या हो गया? अस्थाई हो गया, आंतरिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और क्या हो गया? सेमी कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके नामों को आप याद रखो। अगर याद कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इसके 4 नाम हो गए। अब इनके पार्ट की बात करूँ मैं तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? इसके सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक रैम, दूसरा रोम। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले आप लोग को बताया था कि जब हम कंप्यूटर लेने जाते हैं तो अब हम उसकी 2 चीज़ों को चेक करते हैं कि उसमें कितना रैम है, कितना रोम है। और ये क्या होता है, कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं तो हमें डली डलाई चीज़ें मिलती हैं, हमें इसमें डलवाना नहीं पड़ता है। ठीक है, जो चीज़ें हमें डली हुई मिलती हैं या कंप्यूटर में पहले से उपस्थित होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? इसको मुख्य मेमोरी के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले होती है तो इसलिए इसको मुख्य मेमोरी भी कह दिया गया। ठीक है, तो पहले हम इसके रैम और रोम को पढ़ लेते हैं कि रैम और रोम क्या चीज़ होती है। तो जो रैम होती है, पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रैम रोम दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको पहले तो इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ठीक है, क्या हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम हो गया। रैम के बिना कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रैम के ठीक है, रैम के बिना हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, यह है रीड और राइट मेमोरी होती है। इसमें हम लिख और पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। और इस सबसे ज़्यादा क्या होती है, जिसका मेन पॉइंट है कि यह अस्थाई, क्या है ये प्राथमिक मेमोरी मैंने बताया था, तो मैंने क्या कहा था कि अस्थाई होती है, तो ये अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई मेमोरी क्यों है ये, क्योंकि जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम इसको स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ इन द सेंस कि हम इसका स्विच ऑफ कर देते हैं, जब उसमें स्विच ऑन और ऑफ का ऑप्शन होता है, तो जब हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो इसमें जितना भी डाटा होता है तो क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। तो ये अस्थाई मेमोरी होती है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तब इसका सारा डाटा चला जाता है, ठीक है। तो बंद करते ही क्या होता है, इसका सारा डाटा चला जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अस्थाई मेमोरी कहा गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इसमें पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और जो जो चाहो मतलब इसमें सब कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें रैंडमली आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका आप लोग का रैम। अब रैम के बाद हम चलते हैं, अगर हम रैम में भी देखें तो रैम के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो जो रैम के प्रकार होते हैं, तो इसके भी अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके जो प्रकार हैं वे भी कितने हैं, वे भी दो हैं। पहला कौन सा है, एस रैम है, दूसरा क्या है, डी रैम। एस रैम और डी रैम, इनको भी कुछ सिर्फ इसके नाम बस याद रखना है कि रैम के अगर प्रकार पूछ रहा है कि कितने होते हैं तो एस रैम और डी रैम होता है, बाकी इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। रैम हो चुका, अब हम उसके आगे क्या जाएंगे, रोम में। किसमें जाएंगे, रोम। तो रोम का जैसे कि मैंने बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, रीड ओनली मेमोरी। इसी को हम कह सकते हैं कि इसका पूरा नाम है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि रीड ओनली मेमोरी, तो मतलब किसमें होता है, इसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, कि इसका रीड ओनली मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सूचनाओं को स्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर करता है। यह
सूचनाओं को अस्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की मेमोरी को में क्या होता है, इस प्रकार की मेमोरी में हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसमें डेस्कटॉप या कंप्यूटर का स्विच ऑफ करने के बाद डाटा डिलीट नहीं होता है। वे वैसा का इसमें क्या होगा कि रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। ये सूचनाओं को क्या करता है, अस्थायी रूप से स्टोर करता है। अस्थायी रूप से क्यों स्टोर करता है? क्योंकि मैंने इसमें किसमें बताया था, रैम में मैंने बताया था कि उसका जब स्विच ऑफ हम करते हैं तो उसका डाटा पूरा चला जाता है, फिर हम चालू करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। बट इसमें क्या होता है, इसमें डाटा नहीं जाता है, इसमें जो चीज़ें आप स्टोर कर देते हैं वो स्टोर ही रहती हैं। अब कैसी चीज़ें हैं जो, जैसे कि इसमें आएगा, जैसे आपने पेन ड्राइव लगाया, तो पेन ड्राइव में क्या होता है, आपने पेन ड्राइव लगा दिया, आपने देखना चालू कर दिया। या जैसे कि पेन ड्राइव मीन्स कहूँ शादी की कैसेट, शादी की पेन ड्राइव होती है ना, आपने लगाया, जितनी देर तक कंप्यूटर चल रहा है, लाइट है, आप देखते रहें, लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया आपका। ठीक है, कंप्यूटर बंद हो गया, बट उससे क्या हुआ, पेन ड्राइव से आपका डाटा नहीं गया ना, आप दोबारा जब चालू हुआ तो फिर आप वहीं से स्टार्ट करके देख सकते हैं। या सीडी कैसेट, कुछ भी चीज़ें जो होती हैं, ऐसी चीज़ें जिसका डाटा डिलीट नहीं होता है, तो जिसका डाटा डिलीट नहीं होता तो किस में आता है, रोम में आता है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किसका डाटा डिलीट नहीं होता या कौन अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है। ऑप्शन में आ जाएगा रैम, रोम या स्टोरेज डिवाइस, कुछ भी ऑप्शन में ले सकता है। तो आप लोग को सीधा रोम में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब उसके प्रकार थे तो इसके भी कुछ प्रकार होंगे। तो इसके कितने प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार हैं, बहुत ईजी हैं। टी रोम हो गया, दूसरा क्या हो गया, ई रोम हो गया, और तीसरा है ईपी रोम हो गया। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। ये हो गया आपका रैम, रोम। रैम और रोम किसके अंदर आता है, ये मुख्य मेमोरी के अंदर आता है। मुख्य मेमोरी आपकी किसके अंदर आती है, मुख्य मेमोरी आपकी किसके अंदर आती है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आती है। तो ये आपकी थी मेमोरी। मेमोरी में मैंने बताया था कि कौन सी होती है, प्राथमिक भी होती है और द्वितीयक भी होती है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक हुई। तो प्राथमिक के अंदर क्या आ गया, प्राथमिक के अंदर रैम और रोम आ गया। तो रैम के अंदर क्या आ गया, रैम के अंदर आपने देखा तो एस रैम आ गया और दूसरा डी रैम आ गया। इसमें क्या आ गया, टी रोम, ई रोम और ई पी रोम। ठीक है, ये इसके काइंड होगा। ये था प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। ये हो गई आप लोग की मेमोरी। अब मेमोरी से आगे चलते हैं। अगर मैं अभी बात करूं इसकी कि द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने पढ़ा, पर अब ये मेमोरी में एक और क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। तो मेमोरी का एक क्वेश्चन और है जो अधिकतर पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है वे।
इसको आप कर सकते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या आता है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में अंतर आता है, ठीक है। क्या अंतर है, तो इधर करते हैं। इधर क्या करेंगे, वोलेटाइल, और इधर क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल, ठीक। इधर होगा वोलेटाइल और उधर होगा नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल ये आप लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं इसकी। तो ये कैसी होती है, यह अस्थिर मेमोरी होती है, ठीक है। कैसी होती, अब ये अस्थिर है तो ये क्या होगी, ये स्थिर होगी, स्थिर होती है। भाई अंतर में तो जस्ट अपोजिट होता है ना, ये अस्थिर है तो वह अस्थिर होगी। इसमें क्या होता है, डाटा को तभी तक स्टोर करते जब तक पावर सप्लाई चालू रहती है। यह डाटा को तब तक स्टोर करते हैं जब तक पावर सप्लाई चालू रहती है, ठीक है। जैसे कि पावर सप्लाई किस में चालू रहती है, मैंने आप लोग को बताया था कि ये कैसी कहानी है, ये रैम जैसी की कहानी है। कि रैम में मैंने क्या बताया था कि जब तक उसमें पावर सप्लाई रहती है तब तक उसका डाटा चालू रहता है, पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो उसका डाटा बंद हो जाता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल होगा, तो एग्जाम्पल क्या होगा, रैम और कैश मेमोरी, ठीक है। तो इसके दो एग्जाम्पल होगा, क्योंकि रैम जैसी ही कहानी रहती है तो इसका एग्जाम्पल भी रैम हम देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बिजली बंद होने के बाद भी डाटा, इसमें बिजली बंद होने के बाद भी डाटा नहीं जाता है, ठीक है। और ये कहानी किसकी होती है, ये कहानी होती है रोम की, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग से नहीं इसको याद करना है। ये सिर्फ ये रैम की कहानी है और ये रोम की कहानी है, और इसी को दूसरा नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग से नहीं है। अब ये हो गई आप लोग की मेमोरी। मेमोरी में एक और रह गया जो प्राथमिक मेमोरी, तो मैंने बताया अभी तक क्या चल रहा था, प्राथमिक मेमोरी इसीलिए चल रही थी। अब इधर से चलेगी द्वितीयक मेमोरी। कौन सी थी, द्वितीयक मेमोरी। तो द्वितीयक मेमोरी में क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो डली डलाई आती है और ये कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती है। तो इसमें लिख देंगे कि इस प्रकार की मेमोरी को हम बाद में अपने कंप्यूटर में डलवाते हैं। क्या करते हैं, बाद में हम डलवाते हैं, ठीक है। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है। इसमें
जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है। क्या होता है? जो भी डाटा बाद में डलवाया जाता है तो क्या होता है, वो स्थायी होता है। और लाइट जाने के बाद यह पावर ऑफ करने के बाद भी नहीं जाता है। ठीक है, पावर ऑफ करने के बाद भी इसका डाटा, पावर ऑफ करने के बाद भी इसका डाटा यहाँ पे ऐसे आप ले सकते हैं। पावर ऑफ करने के बाद भी इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को कि पावर ऑफ करने के बाद भी इसका डाटा क्या नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है। तो अब इसमें जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था कि पावर ऑफ करने के बाद किसका डाटा नहीं जाता, तो जैसे हो गया CD हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, रोम हो गया, और थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रेशन दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन और ये था आप लोग का पहला चैप्टर। इसके बाद आप लोग का चैप्टर पूरा क्या हो चुका है, ये एंड हो चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा पहले चैप्टर से। आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, इसके बाद आप लोग कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसी में घुमा घुमा कर आएगा और कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लास समझ में आई होगी। आप लोग को जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी, जिसमें आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास आप लोग की सेकेंड क्लास की होगी, जो सेकंड चैप्टर होगा तो सेकंड चैप्टर के बारे में होगा, जिसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल भी चुकी हूँ कि ICT क्या है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग की अगले चैप्टर में होगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।